हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम DLED 4th सेमेस्टर का हिंदी विषय पढ़ेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 18। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है अनिवार्य संस्कृत शिक्षण। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग अनिवार्य संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य के विषय में पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लोगों ने देखा था श्रवण संबंधी उद्देश्य, वाचन संबंधी उद्देश्य, पठन संबंधी उद्देश्य और लेखन एवं रचना संबंधी उद्देश्य। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा था अनिवार्य संस्कृत शिक्षण अध्यापन की विधियाँ, जिसके अंतर्गत हम लोग 2 विधि पढ़ चुके हैं। इसमें पहली थी निगमनात्मक एवं आगमनात्मक विधि और दूसरी थी संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर 3 है वस्तु विधि। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए संस्कृत शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो दोस्तों वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही होता है, जिसमें नेत्र प्रमुख है। तो दोस्तों मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं और जो चीज़ें हमारे लिए अदृश्य हैं उसकी बात हो रही है। तो दोस्तों जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम फील करते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो यहाँ पर हम देखें सीखने में, तो यहाँ देखिए किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो देखते ही उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें 3 और 2 5 को समझाने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती हैं, फिर उसमें 2 गोलियों को और मिला के सबको एक साथ गिनते हैं और तब 3 और 2 5 स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसी विधि हो गई? तो यहाँ पर हम देखें ये एक ऐसी विधि है जिसको कहेंगे वस्तु विधि, जहाँ पे छात्रों को वस्तुओं को दिखा करके और उन्हें ये सिखाया जा रहा है कि किस तरह से 3 और 2 5 होता है। क्लियर? तो यहाँ पे वो अपने ज्ञानेंद्रियों, अपने नेत्र के माध्यम से चीज़ों को देख रहे हैं, जिससे कि वो अच्छे ढंग से समझ भी पा रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 है दृष्टांत विधि। नंबर 4 है दृष्टांत विधि। वस्तु विधि का दूसरा रूप है दृष्टांत विधि। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? वस्तु विधि, जिसमें वस्तुओं को दिखा करके चीज़ों को गिनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैथ की बात करें तो चीज़ों को वो काउंट करना सीखेंगे, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। तो इसी तरह से अगर हम देखें दृष्टांत विधि में, तो वस्तु विधि में जिस प्रकार से वस्तुओं के द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, दृष्टांत विधि में उसी प्रकार दृष्टांतों के द्वारा पाठ्य वस्तु को स्पष्ट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ दृष्टांत विधि में क्या होता है, जिस पाठ्य वस्तु के विषय में शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ें वहाँ पे एक मॉडल रूप दिखा करके भी छात्रों को समझा सकता है, या फिर प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को दिखा करके भी शिक्षक उस विषय के बारे में छात्रों को बता सकता है। तो यहाँ पे ये दृष्टांत विधि छात्रों के लिए एक बहुत ही अच्छा लर्निंग के लिए साधन है, जहाँ पर शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को ये चीज़ें समझा सकता है, दिखा सकता है और उनके बारे में उन्हें डीपली अध्ययन करा सकता है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नंबर 5 है। नंबर 5 है कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते समय जब बच्चों को कुछ अनुमान तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब एक शिक्षक अपने छात्रों को वस्तु विधि के माध्यम से, दृष्टांत विधि के माध्यम से चीज़ों को दिखाकर समझा देता है, तो उसके बाद वो कथन विधि का सहारा लेता है। यानी कि जब वो देखकर चीज़ों को समझने लगते हैं, तब वहाँ पर जो शिक्षक होता है वो कथन विधि का सहारा लेता है और उसके बारे में और डिटेल से एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। कथन विधि में प्रायः हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो कथन विधि होती है उसमें हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली।
तो यहाँ पर कौन कौन से वो 5 पद हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में पांचों के नाम ही पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना या सिद्धांत स्थापन, चौथा है आवृत्ति और पांचवा है प्रयोग। तो ये 5 सोपान हर्बर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किस विधि के लिए? कथन विधि के लिए। क्लियर? आप इसको ध्यान रखिएगा कि कथन विधि में हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अनुवाद विधि। यहाँ पे देखिए, इस विधि में संस्कृत पाठ को मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों अनुवाद विधि, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ट्रांसलेट करने की बात हो रही है कि किस तरह से संस्कृत पाठ को मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाया जाता है। इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि छात्र उसके अर्थ को समझ पाएं और उसका जो भी भाव है उसको ग्रहण कर पाएं। क्लियर? तो यहाँ पर अनुवाद विधि का सहारा लिया जाता है संस्कृत पाठ को समझाने के लिए। क्लियर? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, नंबर 7 है प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि जिसको कहते हैं सुकराती विधि। यानी कि प्रश्नोत्तर विधि जो है वो सुकरात ने इस विधि को प्रयोग किया था और इस विधि के प्रयोग पर अधिक महत्व भी दिया था। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, प्रश्न यद्यपि एक युक्ति और फिर भी सुकरात ने प्रश्नोत्तर को एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया। इसे सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी से प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर विधि में किस तरह से जो प्रश्न करता है उसी से ही प्रश्न किए जाते हैं और उसके बाद उत्तरों के आधार पर ही उसी से प्रश्न करते करते, यानी कि जो उत्तर छात्र दे रहा है वहाँ पर उसी उत्तर को पूछते जो प्रश्न करता है वो सही उत्तर तक पहुँच जाता है। क्लियर? तो ये होती है प्रश्नोत्तर विधि। दोस्तों आपने अगर टीचिंग की ही होगी तो आपको ये पता होगा कि प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे जब आप शुरू में माइक्रो टीचिंग करते होंगे तो वहाँ पर भी आपके प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होता था कि किस तरह से हम बच्चों को पाठ तक ले जाएं, किस तरह से उनसे पाठ का नाम निकलवाएं। तो वहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता था। क्लियर? दोस्तों यहाँ पर देखिए, नंबर 8 है करके सीखना। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा केंद्र ना तो विषय है ना अध्यापक वरन छात्र है, तब से शिक्षा में सक्रियता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि किस तरह से छात्रों को पढ़ाना है, किस तरह से करके उन्हें समझाना है। यहाँ पे करके सीखने की, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने की, यानी कि स्व अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आजकल। सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें जो बालक है वो प्रैक्टिकली सीखेगा, यानी स्वयं करके सीखेगा, तो वो जो उसका अनुभव है वो उसकी लर्निंग को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेगा, यानी वो चीज़ें उसे भूलेंगी नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखें, अतः रूसो से लेकर मॉन्टेसरी और जॉन डीवी शिक्षा शास्त्रियों तक ने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाना तथा उसके द्वारा शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो भी शिक्षा शास्त्री थे, चाहे वो रूसो हो या फिर मॉन्टेसरी या फिर जॉन डीवी, इन सब ने क्या किया कि बच्चों की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य किया कि किस तरह से बच्चों को अधिक कार्यशील बनाते हुए और उनको अपने अनुभव के आधार पर लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा उन्हें शिक्षित किया जा सकता है। जहाँ पर वो स्वयं से करके सीखेंगे तो वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर करके सीखने का जो सिद्धांत है वहाँ पर छात्र स्वयं से चीज़ों को करके अपने स्व अनुभव के आधार पर सीखते हैं। क्लियर? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस वीडियो का लास्ट विधि है शोध विधि। दोस्तों आपके यहाँ पर टोटल जो विधियाँ हैं वो 12 हैं, तो 9 आज हम लोग पढ़ ले रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 9 है। जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शोध विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस विधि में
छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तथ्य को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके यहाँ पर हम देखेंगे, ऐसा वातावरण शिक्षक के माध्यम से क्रिएट किया जाता है और वहाँ पर किसी भी एक तथ्य को ढूंढने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है कि इसके बारे में आप अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उस पर उन्हें शोध करने के लिए कहा जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि अध्यापक कुछ नहीं करता और छात्रों को मनमाना काम करने को छोड़ देता है। दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो भी शोध किए जाते हैं वो शिक्षक की निगरानी में किए जाते हैं। शिक्षक अपना पूरा फोकस रखता है कि उनके छात्र कहाँ पर क्या गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ पर क्या शोध कर रहे हैं। तो ये होता है शोध विधि, जिसके प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जो भी आपके कॉलेज ग्रुप है उसमें ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रही हूँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूपी में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस कंडीशन में आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों, गर्मी में बैठकर बोलना, क्योंकि जहाँ पे एसी रहता है वहाँ पे तो सब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे तो आप वीडियो बना नहीं सकते हो, क्योंकि आपको वीडियो बनाने के लिए एकांत होना चाहिए जहाँ पे आप पे बिल्कुल कंसंट्रेट भी हो और साथ ही आवाज़ बिल्कुल ना आए। तो इस कंडीशन में आपके लिए वीडियो बनाना जहाँ पे आप फ़ैन भी नहीं चला सकते हो क्योंकि फ़ैन की आवाज़ आएगी, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों इतना मुश्किल का सामना करके अगर हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।